मौलाना फजल रहमान साहब के आज़ादी मार्च और मौलाना साहब के मुतवक्के धरने, क्योंकि अभी तक इस पे इबहम नजर आ रहा है कि मौलाना साहब का धरना होगा, मौलाना साहब आकर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो वाज़ेह नहीं हो पा रही थी। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून क्या मौलाना साहब को 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए लॉकडाउन की हद तक कायल कर लेगी, या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मौलाना कायल कर लेंगे कि वो धरना देंगे और उठेंगे या नहीं उठेंगे? सबसे पहले जरा मैं चाहूंगा आपको सुनवाएं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने इसके बारे में आज क्या कहा कि हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। हम यहाँ आ रहे हैं, ये हमारा फैसला होगा कि हम कितने दिन यहाँ रहेंगे। 1 दिन रहेंगे, 1 महीना रहेंगे, 4 महीना रहेंगे, ये हमारा फैसला होगा। राइट जी। और इसी धरने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी आज समाअत हुई और समाअत की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। और उस समाअत में उन्होंने सवाल किया कि क्या जो लोग धरना देना चाहते हैं या जो लोग यहाँ पे एहतजाज करना चाहते हैं, क्या उन्होंने इसकी इजाजत ली या नहीं ली। बगैर इजाजत कोई धरना नहीं दे सकता, ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के। और एजाज शाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने भी ये कहा कि एक तो मौलाना साहब आएंगे नहीं, यानी उनको लग रहा है कि मौलाना साहब नहीं आएंगे, लेकिन अगर मौलाना साहब आए तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। क्या ये मौलाना साहब की भलाई में उन्होंने बात की है या मौलाना साहब के लिए कोई धमकियां अल्फाज है? लेकिन सूरत हाल अब जैसे जैसे 27 अक्टूबर करीब आ रहा है, सूरत हाल दिलचस्प भी हो रही है, सूरत हाल में सनसनी भी पैदा हो रही है और सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता भी चला जा रहा है। रहबर कमेटी के भी फैसले हैं, 4 मुतालबात हैं, उस पर मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। मेरे साथ जो ऑनरेबल मेहमान मौजूद हैं, नासिर खान साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका बहुत शुक्रिया। शहज़ाद फातिमा ख्वाजा साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और राना मुबशिर साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। आपका भी राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप ही से आगाज करता हूं। ये जो एजाज शाह साहब ने कहा कि एक तो आएंगे नहीं मौलाना साहब, और अगर आए तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। देखिए जी, एजाज शाह साहब को मैं आई विल टेक एजाज साहब वेरी सीरियसली। रीज़न बीइंग कि जब आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऑफिस में बैठे होते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो सब जगह से आ रही होती है, और सारी इंटेलिजेंस आउटफिट्स जो होती है वो आपको, सारी एजेंसीज आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दे रही होती हैं। उसमें ISI भी होती है, उसमें सॉरी IB भी होती है, उसमें स्पेशल ब्रांच भी होती है, सारी चीज़ें पूल इन होके उनके सामने आ जाती है। नाउ मौलाना साहब आएंगे या नहीं आएंगे, मेरे ख्याल में मौलाना साहब को आ ही जाना चाहिए। रीजन बीइंग कि मौलाना साहब अगर नहीं आएंगे ना तो इट्स कुड बी अ सिचुएशन फॉर मौलाना साहब। मौलाना साहब जो भी फेस सेविंग करेंगे ना कि जी मैं आना चाहता था, ये सिचुएशन होगी, या कोई भी एक्सक्यूज उनके सामने आएगा, या वो कोई भी एक्सक्यूज लोगों को देंगे, या अपने साथ जो सो कॉल्ड इत्तेहाद हुआ है उनका दूसरी अपोजिशन की जमातों का, अगर वो उनको कोई भी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे ना तो पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय इट। लोग उनकी ये कोई भी एक्सक्यूज जो है उसको बाय नहीं करेंगे, नंबर 1। सो मेरे ख्याल में मौलाना साहब आ जाए वो बहुत बेहतर है। मौलाना साहब के लिए, अपने लिए बेहतर है, मौलाना साहब की पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए बेहतर है, मौलाना साहब की एक फेस सेविंग भी हो जाएगी। लेकिन इनके अपने अंदर जो है ना वो कॉन्ट्रडिक्शन है, JUIF के लोगों के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी रिसेंटली 2-3 रोज पहले मैंने PTV में एक शो किया, मेरे साथ एक JUIF के साहब थे मौजूद। उन्होंने कहा जनाब कि हम लोग उस वक्त तक बैठेंगे जिस वक्त तक इमरान खान साहब इस्तीफा नहीं दे देते। नाउ आज आपने जो क्लिप सुनाया उसमें डिफरेंट सिचुएशन है। सो एक पेज पे मुझे नजर नहीं आते ये लोग, यहाँ तो इनको ब्रीफ नहीं किया गया कि कहना क्या, या एक और भी सिचुएशन हो सकती है कि आप कंफ्यूज करके रखें लोगों को कि जनाब हमने, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हमने कितना अरसा रहना है। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सिचुएशन आपने सामने रखी, ठीक है, वहां पे अभी तक क्यों नहीं कोई चीज गई सामने कि जी हमें परमिशन दी जाए? इसलिए नहीं दी गई कि जनाब वो चाहते ही हैं कि जनाब वहां से टर्न डाउन ना हो जाए। अगर टर्न डाउन की सिचुएशन, राना साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, जो परमिशन, राना साहब जो परमिशन लेनी है, JUIF ने जो परमिशन लेनी है अपने धरने के लिए,
वो परमिशन हाई कोर्ट से नहीं, वो परमिशन के लिए तो ये डीसीओ को या जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत इमरान खान साहब की है। बिल्कुल। क्या इमरान खान साहब का डीसी या कमिश्नर इजाजत देगा धरने की? मेरा नहीं ख्याल कोई इजाजत मिल सकती है, पहली बात तो ये है। और अगर मिल भी जाए तो वो मिलेगी एट द 11th आवर, आखिरी वक्त पे जाके अगर इजाज़त मिलेगी तो उसमें जो प्लान बी मौलाना साहब कहते हैं उनके पास है, या प्लान सी उनके पास है, वो उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको कहा जाएगा कि जनाब आप 7 दिन पहले या 10 रोज़ पहले ये लीजिए आपकी परमिशन है आप आ जाएं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे ख्याल में हुकूमत जो है उसको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है, उसका भी इम्तिहान है इस वक्त। इम्तिहान इसलिए है कि उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा अपने लोगों को जिनका वो पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि जनाब हम लोग वोट लेके आए हैं और लोगों के वोट लेके आए हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि इनकी गवर्नेंस जो है वो बहुत ठीक है, इंटैक्ट है, वो बिल्कुल जनाब अपनी ग्रिप रखते हैं, मजबूत है उनकी ग्रिप। लेकिन मौलाना साहब अकेले आ नहीं सकते, ये भी बात याद रखें। मौलाना साहब अगर कहा जाए कि मौलाना साहब इज टेकिंग दिस डिसीजन ऑन हिज ओन, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत बड़ा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, मौलाना साहब ऑन हिज ओन डिसीजन नहीं ले सकते। कौन है जो जिसने उनको कहा है या थपकी दी है कि जनाब तुसी आगे हो जाओ, वो कौन है कि आप आगे लगे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जरा नासिर खान साहब को शामिल कर लूं। जो एजाज शाह साहब ने, वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो आज बात की है, वो धमकी है, वो तजवीज़ है, वो नसीहत है, वो मशवरा है, वो क्या है, दिखाएं जरा। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में दफा 144 मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब 27 को नहीं आएंगे। पहली बात तो ये है कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की आवाम लेकर आई है, और जब तक पीटीआई को इस आवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा उस वक्त तक कोई माइकल आल इनको नहीं निकाल सकता। राइट जी। नासिर खान साहब, देखिए यही जवाब नवाज शरीफ साहब का भी था कि मुझे 2013 में मैंडेट मिला है, मुझे सिर्फ यहां मैंडेट नहीं मिला, मुझे बलूचिस्तान में भी मैंडेट मिला है, मुझे पंजाब में भी मैंडेट मिला है, मुझे मरकज में भी मैंडेट मिला है। अगर आज जो जवाब उनका था आज वही जवाब आपका है, तो क्या आप कोई उसूल इस मुल्क में सेटल नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है, अगर कोई डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करना चाहता है, अगर वो पीसफुल है तो उसको करने दिया जाए? आप लोगों ने भी किया। जब आपके खिलाफ टॉर्चर हुआ 30 अगस्त की रात, मुझे याद है, तो सबने कहा कि बहुत गलत हो रहा है, नहीं करना चाहिए नून लीग को। बेसिकली अमीर अब्बास साहब जो पीटीआई का जो धरने का जो मकसद था और जो जमीयत का जो फजल रहमान साहब के धरने का जो मकसद है उसमें डिफरेंट है। पीटीआई उस एजेंडे पे, उस पॉइंट्स पे आई थी कि वो 4 हल्के खोलना चाहती थी और उनको मौका नहीं दिया गया था, इसलिए वो एहतजाज कर रहे थे कि हमें वो खोलने नहीं दिए गए, वो इस मकसद के लिए आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो फजल रहमान साहब और उनकी जो जमीयत है वो कंफ्यूज है, चूँकि वो कभी कहते हैं कि हम आज़ादी मार्च नामूसी रिसालत के लिए कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम महंगाई के लिए, हुकूमत के खात्मे के लिए। उनके पास कोई ख़ास एजेंडा नहीं, कोई ख़ास पॉइंट्स नहीं है। यही वजह है कि जो उनके इत्तेहादी हैं, जो सो कॉल्ड उन खुद को पीपल पार्टी नून लीग इत्तेहादी करे, वो भी अभी साथ नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली जो मौलाना साहब है, मौलाना साहब का जो मेन मकसद और ऑब्जेक्टिव है वो हुकूमत के खिलाफ नहीं आ रही। बेसिकली वो पहली दफ़ा मेरे ख्याल में आप देख ले, मुशर्रफ साहब के साथ भी वो इक़्तिदार में रहे हैं, पीपल पार्टी के इक़्तिदार के साथ भी रहे हैं, नून लीग के साथ। ये इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकते। उसकी मिसाल मछली की तरह, जिस तरह की पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती, इस तरह फजल रहमान साहब इक़्तिदार के बगैर जिंदा नहीं रहते। ये पहली दफ़ा हुआ है उनकी मेरे ख्याल में सियासी उसमें कि ये पहली दफ़ा वो इक़्तिदार से बाहर हुए। तो वो डे फर्स्ट से जब इलेक्शन हुई है तो उसने अपोजिशन को ये मशवरा दिया था कि आप ओट तक न ले, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, हुआ नहीं था, और ये कह रहे थे कि ओट न ले, क्योंकि उनको समझ आ रही थी कि मैं तो इस दफ़ा इक़्तिदार से बाहर हूँ। तो मेरे ख्याल में जो कौम को भी समझना चाहिए और फजल रहमान साहब के जो एजेंडा है उसमें भी कौम समझ रहे हैं कि उनका जो एजेंडा है वो इक़्तिदार के है। अगर ये कह रहे कि मैं नामूसी रिसालत के लिए आ रहा है, तो मेरे ख्याल में यही फजल रहमान साहब थे जब मुशर्रफ के दौर में, डिक्टेटर के दौर में इस्लामाबाद में लाल मस्जिद पे हमला हो रहा था, शहीद हो रहे थे, तो
उस टाइम ये खामोश थे। इसी तरीके से नून लीग में जब ये इक़्तिदार में थे और ख़त्म नबूवत में वो तरमीम हो रही थी तो ये खामोश थे। बेसिकली उनका मकसद इस्लाम नहीं इस्लामाबाद है। तो यही इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अवाम की मफाद की जंग नहीं लड़ रहे हैं, ये इस्लाम की जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला साहब है वो भी कह रहे हैं कि हम उसको आने नहीं देंगे, क्योंकि ये मदरसों के जो तलबा है वो इस्लाम के नाम पर निकलवाना चाहते हैं। ये जो चंदे इकट्ठे कर रहे हैं वो इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, जबकि इस्लाम का उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो इस्लामाबाद तक है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा वो शोशा कर रहे हैं, चूँकि उनको कंफ्यूज है मौलाना साहब, जिस तरीके से खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम और मुसलमान का जो मुकदमा लड़ा है, तो मेरे ख्याल में उसके बाद रहमान साहब ये समझ रहे कि मेरा तो सियासी फ्यूचर के लिए किरदार भी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो न दीन के रहे और न दुनिया के, वो दीन का पॉइंट्स उठा रहे थे, वो भी खान साहब ने जंग लड़ रहे हैं। इसी वजह से जो अपोजिशन के लीडर है, न नून लीग अभी तक फैसला कर चुके हैं और ना पीपल पार्टी वाले कि उनके साथ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, शजा साहिबा से। शजा साहिबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है शजा साहिबा? जी आ रही है, जी आ रही है। अच्छा, देखिए 4 मुतालबात रैबर कमेटी ने रखे हुकूमत के सामने। पहला ये कि हुकूमत जाए, वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दे। दूसरा मुतालबा ये रखा है कि नए इंतखाबात करवाए जाए। तीसरा मुतालबा ये रखा है कि फौज किसी भी मरहले में, इंतखाबात में, किसी भी जगह पे फौज का किरदार नहीं होना चाहिए। ये 3 तो चले किसी हद तक आपके जमहूरी मुतालबात हो सकते हैं। चौथी बात यह की गई है कि इस्लामी आईनी और कानूनी जो दफात हैं उन पर अमल किया जाए। ये चीज आज क्यों याद आ रही है मौलाना साहब को या PMLN को, पीपल्स पार्टी को, पूरी रहबर कमेटी को? ये आपके दौर में याद क्यों नहीं आई मौलाना साहब को? पीपल्स पार्टी के दौर में याद क्यों नहीं आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मौलाना साहब की 4 शराइत हैं और जो उन्होंने हमारे सामने भी रखी हैं, उसके अंदर ये जो आप आखिरी इस्लामी, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई क्वेश्चनेबल बात नहीं होनी चाहिए। और हमारे दौर में मेरे जितना इस्लामिक हिसाब से बैकलैश हमें आया है, हमारी गवर्नमेंट को आया है, उसमें फैज़ाबाद का धरना भी हुआ, इस्लाम को सियासत के लिए इस्तेमाल भी किया गया। और PTI जो है वो उन धरनों में जाके बैठी और मतलब हर लिहाज से हम जो वोट डालेगा PMLN को, वो उस पर फतवे लगा दिए। एहसन इकबाल साहब पे हम बिल्कुल कातिलाना हमले हुए, ख्वाजा आसिफ के ऊपर हुए, जाहिद हामिद को बरतरफ किया गया। तो मतलब हमारा तो कैंपेन करना मुश्किल हो गया था इस इलेक्शन में। हमारे ख़िलाफ़ तो इस तरह इन्होंने इस्लाम को इस्तेमाल किया। हमने अलबत्ता इस डर से कि जो रिलीजन कार्ड है वो किसी भी नाजायज़ तरीके से ना इस्तेमाल हो, हमने उस पर हमने भी, PMLN ने भी और PPP ने भी अपने बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ सामने रखा। और जब हमें महसूस हुआ कि शायद वही ख़त्म नबूवत के जो कि हम सब के लिए बहुत अजीज़ है, मगर जब वो मिसयूज़ एक चीज़ होती है तो वो आपको पता है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स जब मिक्स होते हैं तो उसमें कोई ना कोई ज़्यादती किसी हद तक हो जाती है। बिल्कुल। तो उस एक्सट्रीमिज़म को अवॉइड करने के लिए हमने अपना बड़ा क्लियर स्टांस रखा कि हम बिल्कुल भी किसी भी सूरत किसी मार्च का, धरने का पार्ट नहीं बनेंगे अगर उसमें इस किस्म की बात की जाएगी। तो उसमें फिर उन्होंने, क्योंकि मौलाना साहब की एक रिलीजियस फॉलोइंग है, एक बड़ी लार्ज स्केल रिलीजियस फॉलोइंग है, तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है कि अगर ये बात की जाए कि जी किसी भी किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा प्रीएम्बल भी ये कहता है कि इस्लामी जितनी भी दिफात हैं उनकी हम करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।